नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सिप में होने वाली बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत मेजर मिस्टेक्स की। ये गलतियां आम तौर पर लोग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में सिप लगाते समय यानी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय इनमें से कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी और जिसके कारण आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स वो नहीं होंगे जो एक्चुअल में हो सकते हैं। सिप का यानी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का क्या पोटेंशियल है, कितने बड़े ग्रोथ रेट आप देख सकते हो, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम सीखेंगे कि वो जो रिटर्न्स हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कैसे एक्चुअल में किन गलतियों को अवॉइड करके आपके अपने पोर्टफोलियो में वो नजर आ सकते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन और बड़ी गलती ये है कि लोग डरते हैं कि हाई मार्केट है और हमने सिर्फ अभी स्टार्ट नहीं करना है, जब मार्केट गिरेगी तब स्टार्ट करेंगे। हम लेट हो गए हैं। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि हम लेट हैं, हमने अब स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन ऐसा एक मिनट के लिए तब तो सोचा जा सकता है जब आपका टाइम होराइजन बहुत छोटा हो, साल 2 साल हो। हालांकि साल 2 साल के लिए सिप में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो कोई भी समय सही है। जब आपकी जेब में पैसे हैं और जब आपके मन में पैसा लगाने की इच्छा है, जब आपको समझ आ चुका है कि एसआईपी के रिटर्न्स क्या हो सकते हैं आने वाले समय में, तो हर वो समय जब आपके पास पैसे हैं सिप लगाने के लिए सही समय है। आज ही अभी अपनी एसआईपी रजिस्टर करके जो भी एबीसी अमाउंट आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको कर लेनी चाहिए। इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट इट। नंबर 2, नो टॉप अप इन बेयर मार्केट। बेयर मार्केट होती है यानी कि जब मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, और बुल मार्केट होती है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। जैसे कि कोविड आया या यूक्रेन की वॉर की न्यूज आई तो उन दिनों मार्केट बहुत ज्यादा डाउन थी, उसके बाद काफी लंबे समय तक डाउन रही। दैट इज कॉल्ड बेयर मार्केट। जो लोग सेंसेक्स या निफ्टी के गिरने पर यानी बेयर मार्केट में पैसा लमसम एक्स्ट्रा परचेज नहीं करते हैं, अगर उनके पास है नहीं तो बात अलग है। अगर आपकी कैपेसिटी है और आपके पास बैंक में या सेविंग्स अकाउंट में पैसे फालतू पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको बेयर मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा परचेज करनी चाहिए। जो सिप आपकी जा रही है रेगुलर वो तो जाने ही दें, लेकिन एक्स्ट्रा परचेज बेयर मार्केट में अगर आप करते हैं तो हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहे। नंबर 3, फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। हमने लोगों को आमतौर पर देखा है कि जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट की या लमसम भी परचेज किया म्यूचुअल फंड्स में, वो लोग कभी 2 महीने में 6 महीने में रिटर्न्स देखते हैं। देखिए, जो 2 4 6 महीने में या साल भर में आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं यानी आपने मान लो लाख रुपया लगाया, वो साल भर में या 6 महीने में 1,20,000 30,000 हो गया है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है। और अगर लाख रुपया आपने एसआईपी मोड में लगा चुके हैं और उसके बाद जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव हैं, 90,000 80,000 दिख रहा है, ना ही वो कोई उदास होने की बात है। सिप जब आप लगा रहे हैं तो कभी भी आपका टाइम होराइजन कम से कम 3 4 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अव्वल तो मैं ये कहूंगा, अगर उसके आपको प्रॉपर रिटर्न्स लेने हैं जो जबरदस्त रिटर्न्स हैं, तो टाइम होराइजन आपको हमेशा 7 8 साल से ज्यादा का ही रखना चाहिए, जो एक्चुअल बम्पर रिटर्न्स आपको इसके बाद ही दिखेंगे। साल 2 साल के टाइम होराइजन के साथ अगर आप लगा रहे हैं तो पॉसिबल है ये सिप रिटर्न्स आपको नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सिप के रिजल्ट्स कभी बहुत बढ़िया आएंगे, ये आपका एक तुक्का तो लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली हम इस चीज को नहीं कह सकते। इसलिए टाइम होराइजन हमेशा एसआईपी के अंदर लंबा रखना चाहिए। नंबर 4, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हाउस में जाकर इन्वेस्ट करें, चाहे वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करें। कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है इसका हम नाम लीगली यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर तो देखिए आपको प्रॉपर जानकारी है, अगर आप जानते हैं कौन सी स्कीम अच्छी है, किसके क्या प्रॉज है, किसके क्या कॉन्स हैं, फंड मैनेजर कौन है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करना जानते हैं, उसका मौजूदा समय के अंदर लगाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आपके हर चीज को आप समझ सकते हैं, अच्छा पहलू आपका देखने का नजरिया अच्छा है, तो आप जरूर डायरेक्ट में जाइए। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी सेव करना चाहते हैं, आपको कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रख रहे हैं, वो जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो पर वो नजर रख रहा है, उसकी जो फीस वो ले रहा है, दैट इज ऑलवेज इन बेनिफिट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपको जरूर एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रखना चाहिए। आफ्टर ऑल एक प्रोफेशनल की राय है, वो आप एक इंडिविजुअल के तौर पर कभी भी उतने सटीक राय आपको अपने आप डेवलप नहीं कर सकते अपने लिए जो एक प्रोफेशनल आपको दे सकता है। नंबर 5, स्किपिंग द इंस्टॉलमेंट्स इन हाई मार्केट।
जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी सिप की इंस्टॉलमेंट को स्किप कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे निफ्टी अब 25,000 चल रहा है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 3 4 इंस्टॉलमेंट्स अपनी स्किप कर देता हूँ, बाद में इसी इंस्टॉलमेंट्स को मैं इकट्ठा पैसा एक साथ डाल दूंगा जब मार्केट नीचे आएगा। लेकिन ये सोच सबसे गलत सोच है। ना तो आप मार्केट का हाईएस्ट लेवल पकड़ सकते हैं, ना आप मार्केट का बॉटम लेवल पकड़ सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर घाटे में रहते हैं। तो ये सोच बनाना कि मार्केट हाई है तो मैं पैसा अपना स्किप कर दूं, डालना किस्त स्किप कर दूं और मार्केट नीचे आएगा, ये सबसे गलत सोच है। जो एसआईपी आपने रजिस्टर कर दी उसे बिल्कुल ना छेड़ें। उसे जिस तरीके से आपने रजिस्टर की है, जिस डेट को रजिस्टर की, रेगुलर जाने दें। इंस्टॉलमेंट्स बीच में मिस करने की गलती कभी ना करें। नंबर 6, पिकिंग द सेम फंड्स। अक्सर लोग जानकारी नहीं रखते, खास तौर पे ये गलती वो करते हैं जो डायरेक्ट लगा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड या निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, बोथ आर सेम बिकॉज ग्रोथ फंड नाम से ग्रोथ फंड है लेकिन एक्चुअल में वो मिड कैप फंड है। या फिर दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि एक्सिस का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड या फिर एक किसी कंपनी का लार्ज एंड मिड कैप, ये दोनों सेम है। तो लोग जो डायरेक्ट लगा रहे हैं सिर्फ अलग अलग नाम चूज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल पता नहीं होता कि दोनों मिड कैप हैं या दोनों स्मॉल कैप है, दोनों लार्ज एंड मिड कैप है। या फिर कई लोग ऐसे भी कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का ही आपने लार्जर मिड कैप ले लिया, मोतीलाल का ही मिड कैप ले लिया, तो ये भी एक गलती है। इसलिए सेक्टर वाइज जब एलोकेशन है तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना ही चाहिए कि किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दोनों के नाम अगर अलग अलग है तो जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर वाइज, वो थीम वाइज अलग अलग ही हो। नंबर 7, लेस डाइवर्सिफिकेशन। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे पिछले 3 4 सालों में स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो लोगों का रुझान बढ़ गया है। तो अपने पोर्टफोलियो में लोगों ने लार्ज कैप बंद करके सिर्फ स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा कर दी या मिड कैप में ज़्यादा कर दी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप सिप लगा रहे हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी अमाउंट है, कितनी भी बड़ी अमाउंट है, हमेशा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप और इवन सेक्टर वाइज एलोकेशन भी, फार्मा फंड्स हैं, बैंकिंग फंड्स हैं, टेक्नोलॉजी फंड है, डिफेंस फंड है, बहुत तरीके के फंड्स हैं। इसलिए सेक्टर वाइज और कंपनी के साइज, एसेट साइज, इसलिए सेक्टर वाइज एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, कंपनी के साइज वाइज एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के बिना लगाई हुई कोई भी सिप वो रिजल्ट्स नहीं देगी जो एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ, क्योंकि सिप में जब हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो साथ ही साथ सेफ्टी का पहलू भी हमने जरूर ध्यान में रखना है, जो कि पैदा होता है, जो कि आ सकता है सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के साथ। नंबर 8, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ये बिल्कुल उल्टा है लेस डाइवर्सिफिकेशन से। लेस डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड करते करते कई लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि मान लो 10,000 रुपये महीने की सिप है, उन्होंने एक ही कंपनी का निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप उठा लिया, पारी का भी फ्लेक्सी कैप उठा लिया। फ्लेक्सी कैप ही लगाना है अगर आपने तो 3 कंपनियों का अलग अलग क्यों लगा रहे हैं? टेक्नोलॉजी फंड लगाना तो 3 कंपनियों का ले लिया कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस कंपनी का आपको लगता है फ्लेक्सी कैप अच्छा है उसका फ्लेक्सी लगाइए, जिसका स्मॉल कैप में आगे आपको चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं उसका स्मॉल लगाइए, जिस कंपनी के आपको डिफेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैन्युफैक्चर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग फंड लगाना है और डाइवर्सिफिकेशन का आपके दिमाग में है तो आपने 3 कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग उठा लिया। दिस इज कॉल्ड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 9, इग्नोरिंग द रिस्क फैक्टर्स। देखिए एसआईपी जब हम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क रहता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली लंबे समय में सिप के अंदर रिस्क नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली तो है। तो इग्नोरिंग रिस्क फैक्टर, हम स्मॉल कैप्स लगाते जा रहे हैं, माइक्रो कैप लगाते जा रहे हैं, लेकिन जहां स्मॉल कैप्स में अग्रेसिव ग्रोथ है वहां उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी है। आपको पता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि जहां मेरा पैसा लग रहा है उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। बड़ी कंपनीज में रिस्क कम है, मिडिल कंपनीज में रिस्क कम है, स्मॉल कंपनीज में उससे, बड़ी कंपनीज में रिस्क बहुत कम है, मिडिल कंपनीज में रिस्क उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल कंपनीज में बहुत ज़्यादा, ग्रोथ भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर कितना कहाँ है ये आपको पहले कैलकुलेट करना चाहिए। नंबर 10, चूजिंग द कंजर्वेटिव फंड्स। अब ये कंजर्वेटिव फंड्स क्या है? कुछ लोग मैंने देखा है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, बस आप सिप लगाओ, जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता कहाँ लगा रहे हो, लेकिन डूबना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हद तक आप बांध रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आपको वो एग्रेसिव ग्रोथ नहीं दिला पाता है। अब कंजर्वेटिव फंड क्या है? कंजर्वेटिव फंड है कि आपका सिप जो जा रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा डेट फंड्स के अंदर और बहुत छोटा सा हिस्सा एक आप इक्विटी फंड्स के। डेट फंड्स क्या है? जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स की एफडी। अब अगर आपने एफडी ही करवानी है
सिंपली, तो आप क्यों म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं? आप सिंपली अपने बैंक में एफडी करवाइए। जितना आप इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहते हैं उतना आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में डालिए। कंजर्वेटिव फंड्स को पकड़ना इज लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक इन पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग सिस्टम। तो कंजर्वेटिव ना रहिए। जब आप म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं तो टोटली इक्विटी के अंदर करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। वो आपको क्लैरिटी भी रहती है कि बैंकिंग सिस्टम में सेफ्टी के अंदर हमारा ये पैसा और अग्रेसिव ग्रोथ पैटर्न के अंदर हमने इतना पैसा लगाया हुआ। नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑप्टिंग द डिविडेंड ऑप्शन रादर देन ग्रोथ ऑप्शन। जब भी हम सिप लगाते हैं उसके अंदर 2-3 तरह की ऑप्शंस होती हैं, ICDW ऑप्शन, री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या ग्रोथ ऑप्शन। ये टेक्निकल पॉइंट है, हमने अपने एक अलग से वीडियो में समझाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, डिविडेंड हर महीने मुझे आएगा या क्वार्टरली मुझे आएगा, इस लालच में SIP लगाने वाले को नहीं पड़ना चाहिए। जब आप स्टॉक्स में डील कर रहे हैं तो आप उस तरह के स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, शेयर्स पिक कर सकते हैं जो डिविडेंड अच्छा आपको देते हैं, वहां वो निर्णय सही है। लेकिन जब आप सिप लगा रहे हैं तो वाकई में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं उससे, तो आपको हमेशा ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करना है। वहां पर डिविडेंड ऑप्शन या री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या ICDW ऑप्शन ये चूज करने की बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। सेफ है वो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड आ भी जाएगा, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो उसका बनता है, जो एक्चुअल पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड्स का, वो ग्रोथ ऑप्शन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। नंबर 12, गेटिंग मैरिड टू एन AMC। अब इसका मतलब क्या है? कई बार हम देख लेते हैं कि HDFC के फंड्स बहुत अच्छे हैं, एक फेमस नाम है, SBI बड़ा नाम है, ICICI बड़ा नाम है, निपॉन इंडिया बड़ा नाम है, मोतीलाल बड़ा नाम है। तो कभी भी किसी के दूसरे फ्रेंड के या किसी रिश्तेदार के पोर्टफोलियो में देखा आपने निपॉन इंडिया की स्कीम्स बहुत अच्छी जा रही हैं, आपने भी 4 स्कीम्स निपॉन की ही ले ली है, HDFC की बहुत अच्छी जा रही हैं, पराग पारिक की बहुत अच्छी जा रही हैं। कभी भी अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है एक ही AMC के अंदर नहीं, यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ऐसी AMCs हैं, AMC यानी कंपनीज जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो हमेशा डाइवर्सिफाई करें। मान लो आपने 10,000 की सिप लगानी है तो एक कोई HDFC का, कोई निपॉन इंडिया का, पराग पारिक का, मोतीलाल का, मिराई एसेट का, अलग अलग कंपनीज के फंड चूज करें। इससे एक तो परफॉर्मेंस आपके म्यूचुअल फंड का अच्छा रहेगा और रिस्क फैक्टर बहुत हद तक कवर रहेगा। कभी भी एक AMC पर इतना ज़्यादा फिदा नहीं होना कि ये अच्छी है, इसने हिस्टोरिकली परफॉर्म बहुत अच्छा किया, इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, जैसा पिछले दिनों में लोगों ने क्वांट के साथ किया। क्वांट अच्छा है, फंड्स ने परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कभी भी एक ऐसे AMC के साथ हमने सिर्फ काम नहीं करना जिसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं। हमने हमेशा पैसा बांट कर लगाना है। मेरा कहने का मतलब हमेशा यही होता है कि पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप डाइवर्सिफाइड वे के अंदर लगाएं। नंबर 13, इग्नोरिंग द टैक्स कंप्लायंस। कई लोग जब कभी अपना म्यूचुअल फंड सेल करने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उन्हें टैक्स कितना पड़ेगा। अब रिसेंटली टैक्स स्लैब्स इसके चेंज हुए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है। जो जब भी आप अपनी सिप में से कुछ पार्ट सेल कर रहे हैं तो टैक्स का पहलू ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार आपके रिटर्न्स इतने छोटे हैं या फिर आपको साल से पहले अगर आप सेल करते हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत पेनल्टीज भी पड़ती हैं। सारा मिलाकर अगर आपको 20-25% के लगभग खर्चा ही बढ़ रहा है टैक्स मिलाकर, तो उसको सेल करने का हो सकता है आपका जो मोटिव है फुलफिल ना हो पाए। तो टैक्स कंप्लायंस को जरूर आपने ध्यान रखना। टॉप अप सिप, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि सिप टॉप अप ऑलरेडी रजिस्टर कर देते हैं। सिप टॉप अप का मतलब ये है कि मान लो आपकी 10,000 रुपये महीने की सिप जा रही है और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपने ऑनलाइन भी लगाई है तब आपने ऑटोमेटिकली पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी कि साल बाद या 2 साल बाद मेरी ये 10,000 की सिप बढ़कर 12,000 की ऑटोमेटिकली जाने लगेगी। उसके लिए आपको अलग से कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर ये रहता है, सिप बढ़ाना गलत नहीं है, सिप टॉपअप करना गलत नहीं है, लेकिन आज ही मान लो आपने फ्लैक्सी कैप लगाया हुआ 10,000 रुपये महीना, लेकिन आज ही हम उसके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं कि साल बाद 12,000 रुपये हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 1 साल बाद जिस तरह की सिचुएशंस होंगी, जो फंड्स हमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, जिस सेक्टर की हमें ग्रोथ ज़्यादा आने वाले समय में होती हुई लगेगी, हम उसके अंदर 2,000 रुपये की अपनी SIP अलग से रजिस्टर कर पाएंगे। मान लो आपका जो फंड आपने लगाया है 10,000 रुपये का फ्लेक्सी कैप, वही आपको लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भविष्य में भी इसकी संभावना बहुत अच्छी है, तो हम उस टाइम 1 साल बाद भी तो उसको 2,000 रुपये की सिप और साथ में अटैच कर सकते हैं, तब हम उसको 12,000 का कर लेंगे। आज ही समय से बहुत पहले स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर अपने आप को बाध्य कर लेना, या आप भूल भी सकते हैं कभी
कि हम मैंने ऐसा कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया होगा सिप ऑटोमेटिकली मेरी बढ़ जाएगी, तो ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है। जब समय आएगा तब उसके मुताबिक आप सिप घटा या बढ़ा सकते हैं। नंबर 15, लेकिन इसके बाद पॉइंट एक और भी है। नंबर 15, सेल इन बुल मार्केट एंड रीबाय इन बियर मार्केट। ये सबसे गलत चीज़ है। देखिए किसी हद तक फिर वही कहूँगा, शेयर्स के अंदर ये ठीक है, जो लोग स्टॉक्स का काम करते हैं डायरेक्ट, उनके लिए ठीक है कि कभी आपने बुल मार्केट में किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई किया कि ये ओवर वैल्यूड है और सेल कर दिया, और उसके बाद दोबारा जब अपनी बुक वैल्यू के नज़दीक आया तो आपने दोबारा खरीद लिया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये कभी रिकमेंडेड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आज के लेवल की बात करता हूँ, निफ्टी 25,000 के करीब चल रही है इस समय। तो जब निफ्टी 25,000 है, अब हो सकता है कोई लोग समझें कि 26,000 निफ्टी है, इसके बाद जब जाएगी तब बहुत हाई है, मैं सेल कर दूं, दोबारा निफ्टी 23-24,000 आएगी तब मैं बाय कर लूंगा। लेकिन नो बॉडी नोज, पॉसिबल है कि निफ्टी यहां से सीधा 28,000 जाए, लेकिन आप 26,000 पर सेल कर चुके हो। 28,000 निफ्टी चली गई है, उसके बाद वापस वो 27,000 आई, तो फॉल बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सेलिंग लेवल से अभी भी ऊपर है। तो ये कुछ नहीं, सिप के अंदर कभी आप ऐसा ना करेंगे अब सेल इन बुल मार्केट एंड री बाय इन बियर मार्केट, ये कुछ ऐसा करने लगे। उसके अंदर टैक्सेस भी बहुत आपको अच्छे खासे पड़ जाते हैं, तो ये गलती है आपकी, इस तरह आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती एक जो आप लोग कर रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे जिन्होंने कैपिटल ग्रोथ चैनल के ऊपर सारे वीडियोस म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के रिगार्डिंग नहीं देखे हैं, वो भी ये गलती है। अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में पहले से बहुत ज़्यादा बेटर रिटर्न्स आप ले पाएंगे। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है एसआईपी के बेहतर होने के लिए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल हैं तो तब भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैपिटल ग्रो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।